हेलो एवरीवन, आज हम करंट अफेयर्स में ही एक KUPSC मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस के मॉडल आंसर डिस्कस करेंगे। ये वीडियो खास तौर पर GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस, GS3 एनवायरनमेंट और इकोनॉमी और क्लाइमेट पॉलिसी के लिए बहुत हाई प्रायोरिटी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे शुरू करते हैं। Q1 न्यू स्टार्ट ट्रीटी के खत्म होने का ग्लोबल आर्म्स कंट्रोल पर प्रभाव और इंडिया पर असर। सबसे पहले समझिए, न्यू स्टार्ट ट्रीटी USA और रशिया के बीच एक स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी थी। इसके खत्म होने से ग्लोबल लेवल पर सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये होगा कि स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट कमजोर हो जाएगा। अब जब वेरिफिकेशन और ट्रांसपेरेंसी सिस्टम कमजोर होंगे तो न्यूक्लियर आर्म्स रेस का रिस्क बढ़ेगा। दोनों देश अपने वॉरहेड्स और डिलीवरी सिस्टम बढ़ा सकते हैं और टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स जैसी नई डॉक्ट्रिन्स भी स्ट्रांग हो सकती हैं। इससे NPT जैसी ट्रीटी की क्रेडिबिलिटी भी कमजोर होगी। अब इंडिया के लिए इम्प्लीकेशंस। US रशिया चाइना न्यूक्लियर ट्रायंगल से स्ट्रैटेजिक अनसर्टेनिटी बढ़ेगी। चाइना अपना आर्सनल बढ़ा सकता है, जिससे इंडिया की क्रेडिबल मिनिमम डिफरेंस पॉलिसी पर दबाव बढ़ेगा। इंडिया को सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, SSBN, मिसाइल डिफेंस, अर्ली वार्निंग और कमांड एंड कंट्रोल को और मजबूत करना होगा। वे फॉरवर्ड, इंडिया को ग्लोबल लेवल पर रिस्क रिडक्शन डिप्लोमेसी करनी होगी और साथ ही अपनी न्यूक्लियर रेडीनेस को टेक्नोलॉजिकल रूप से अपग्रेड करना होगा। Q2 इंडिया ब्राजील कोऑपरेशन, ब्रिक्स, G20 और ग्लोबल साउथ के संदर्भ में इंडिया और ब्राजील दोनों ग्लोबल साउथ की लीडिंग डेमोक्रेसीज हैं और दोनों का विजन है मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। ब्रिक्स में दोनों देश न्यू डेवलपमेंट बैंक, ट्रेड कॉपरेशन और रिफॉर्म्स एजेंडा में साथ आते हैं। G20 में दोनों की प्रायोरिटी होती है क्लाइमेट फाइनेंस, फूड सिक्योरिटी और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अलावा IBSA एक इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है जो साउथ साउथ कोऑपरेशन को मजबूत करता है। अब अपॉर्चुनिटीज। एनर्जी में ब्राजील की इथेनॉल और बायोफ्यूल्स एक्सपर्टीज इंडिया के लिए बहुत उपयोगी है। डिफेंस में जॉइंट R&D, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और मैरीटाइम कॉपरेशन बढ़ाया जा सकता है। एग्रीकल्चर में एग्रीटेक, फूड प्रोसेसिंग और फर्टिलाइजर सिक्योरिटी में पार्टनरशिप की संभावना है। कंक्लूजन, इंडिया ब्राजील रिलेशन ग्लोबल साउथ लीडरशिप का एक स्ट्रॉन्ग पिलर बन सकता है। Q3 US का इंटरनेशनल सोलर अलायंस से एग्जिट, इम्पैक्ट और सोल्यूशन। सबसे पहले समझिए, ISA इंडिया की क्लाइमेट डिप्लोमेसी का एक मेजर ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। US के बाहर निकलने से ISA की ग्लोबल पॉलिटिकल सपोर्ट इमेज कमजोर हो सकती है और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी हिट हो सकता है। इससे क्लाइमेट कोऑपरेशन में क्लाइमेट यूनिलैटरलिज्म का ट्रेंड बढ़ सकता है। लेकिन इंडिया के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी भी है। इंडिया को अब और मजबूत तरीके से खुद को रिस्पॉन्सिबल क्लाइमेट लीडर के रूप में प्रोजेक्ट करना होगा। अब ISA को मजबूत करने के उपाय। इंडिया को फंडिंग के लिए EU, जापान, UAE, वर्ल्ड बैंक और NDB के साथ पार्टनरशिप बढ़ानी होगी। एक सोलर रिस्क गारंटी मैकेनिज्म बनाना होगा ताकि डेवलपिंग कंट्रीज में सोलर प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट मिले। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और कैपेसिटी बिल्डिंग को बढ़ाना होगा। साथ ही ISA को अफ्रीका और स्मॉल आइलैंड स्टेट्स पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। कंक्लूजन, US एग्जिट एक सेटबैक है, लेकिन इंडिया के लिए लीडरशिप कंसोलिडेट करने का मौका भी है। Q4 मल्टीलेटरलिज्म का इरोजन। कारण, संस्थाओं की लिमिटेशन और इंडिया की रणनीति। आज मल्टीलेटरलिज्म कमजोर होने का सबसे बड़ा कारण है ग्रेट पावर राइवलरी, जैसे US चाइना कॉन्फ्लिक्ट और रशिया वेस्ट टेंशन। इसके साथ ही नेशनलिज्म और प्रोटेक्शनिज्म बढ़ रहा है और देश मिनीलेटरल ग्रुपिंग्स जैसे क्वाड और AUKUS को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। अब इंस्टीट्यूशनल लिमिटेशन। UN में UNSC वीटो पैरालिसिस है और रिप्रेजेंटेशन आउटडेटेड है। WTO में डिस्प्यूट सेटलमेंट क्राइसिस है। WHO के पास एनफोर्समेंट पावर लिमिटेड है और पैंडेमिक के समय पॉलिटिसाइजेशन दिखा। अब इंडिया का रिस्पॉन्स। इंडिया UNSC रिफॉर्म्स की मांग करता है, साथ ही इश्यू बेस्ड कोएलिशंस जैसे क्वाड, I2U2 और IBSA के जरिए प्रैक्टिकल डिप्लोमेसी करता है। इंडिया ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के जरिए लीडरशिप भी दिखाई है। कंक्लूजन, इंडिया मल्टीलेटरल रिफॉर्म और मिनीलेटरलिज्म दोनों को बैलेंस कर रहा है। Q5 विकसित भारत 2047 और नेट जीरो, बैलेंस की चुनौती और पॉलिसी सॉल्यूशंस। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया के सामने सबसे बड़ी समस्या है डेवलपमेंट बनाम एमिशन कट। इंडिया को ग्रोथ चाहिए, लेकिन नेट जीरो के लिए एमिशन कंट्रोल जरूरी है। मुख्य चैलेंजेज में सबसे बड़ा है कोल पे डिपेंडेंसी, क्योंकि बेसलोड पावर अभी भी कोल से आती है। क्लीन ट्रांजिशन में स्टोरेज, ग्रीन हाइड्रोजन और EV की कॉस्ट बहुत हाई है। स्टील, सीमेंट और फर्टिलाइजर जैसे सेक्टर हार्ड टू अबेट हैं। साथ ही क्लाइमेट फाइनेंस और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की कमी भी है। कोल बेल्ट में जस्ट ट्रांजिशन और जॉब लॉस का इश्यू भी है। अब सॉल्यूशंस। इंडिया को रिन्यूएबल एनर्जी स्केल अप, ग्रिड मॉडर्नाइजेशन और बैटरी स्टोरेज बढ़ाना होगा। हार्ड सेक्टर्स के लिए ग्रीन हाइड्रोजन जरूरी है। कार्बन मार्केट और एनर्जी एफिशिएंसी प्रोग्राम जैसे PAT को मजबूत करना होगा। साथ ही इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पर CBDR और क्लाइमेट फाइनेंस के लिए दबाव बनाना होगा। कंक्लूजन, इंडिया को ट्रेड ऑफ नहीं बल्कि ग्रीन ग्रोथ पाथवे अपनाना होगा। Q6 बायोबेस्ड केमिकल्स। ग्रीन इकोनॉमी में भूमिका और चुनौतियां। बायोबेस्ड केमिकल्स का मतलब है ऐसे केमिकल्स जो पेट्रोलियम के बजाय रिन्यूएबल बायोमास जैसे एग्री रेसिड्यू,
एल्गी और शुगर केन से बनाए जाते हैं। इनका फायदा यह है कि ये पेट्रोकेमिकल्स को रिप्लेस करके कार्बन फुटप्रिंट घटा सकते हैं, सर्कुलर इकोनॉमी को सपोर्ट कर सकते हैं और एग्री वेस्ट को वैल्यू देकर रूरल इकोनॉमी को फायदा पहुंचा सकते हैं। साथ ही ये क्रूड ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंसी भी कम कर सकता है। अब चैलेंजेज। इकोनॉमिक चैलेंज है हाई कॉस्ट और बायो रिफाइनरी का स्केल न होना। बायोमास सप्लाई में प्राइस वॉलेटिलिटी और इन्वेस्टमेंट रिस्क भी है। टेक्नोलॉजिकल चैलेंज है लो कन्वर्जन एफिशिएंसी, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम और एडवांस्ड एंजाइम व फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी की जरूरत। वे फॉरवर्ड पीएलआई जैसी इंसेंटिव पॉलिसी, ग्रीन प्रोक्योरमेंट और कार्बन प्राइसिंग से इसे बूस्ट किया जा सकता है। Q7 CCUS कॉन्सेप्ट इंडिया के लिए रिलेवेंस और लिमिटेशंस। CCUS का मतलब है कार्बन कैप्चर, यूजेज और स्टोरेज। इसमें इंडस्ट्री या पावर प्लांट से CO2 को कैप्चर किया जाता है, फिर उसे केमिकल्स या बिल्डिंग मटेरियल्स में यूज किया जाता है और बाकी को अंडरग्राउंड स्टोर किया जाता है। इंडिया के लिए ये इसलिए जरूरी है क्योंकि स्टील, सीमेंट और फर्टिलाइजर जैसे सेक्टर हार्ड टू अबेट हैं। कोल बेस्ड थर्मल पावर ट्रांजिशन फेज में रहेगा, वहां CCUS एमिशन कम कर सकता है। ये एनर्जी सिक्योरिटी भी सपोर्ट करता है और एनहांस्ड ऑयल रिकवरी में भी उपयोगी हो सकता है। लेकिन लिमिटेशन है, ये टेक्नोलॉजी हाई कॉस्ट है, एनर्जी इंटेंसिव है, पाइपलाइन और स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, लीकेज रिस्क और लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग की जरूरत होती है। कंक्लूजन, CCUS एक ट्रांजिशन टूल है, रिन्यूएबल का सब्स्टिट्यूट नहीं। Q8 मेघालय में रैट होल माइनिंग, एनवायरनमेंट, ह्यूमन राइट्स और फेडरलिज्म। सबसे पहले समझिए, रैट होल माइनिंग का मतलब है कोयला निकालने के लिए नैरो टनल्स बनाना, जो मेघालय में काफी समय से चल रहा है और अधिकतर अनरेगुलेटेड और इनफॉर्मल है। एनवायरनमेंट के एंगल से इसमें सबसे बड़ा खतरा है एसिड माइन ड्रेनेज, जिससे नदियां और ग्राउंड वाटर प्रदूषित होते हैं। इसके साथ डिफॉरेस्टेशन, लैंड डिग्रेडेशन, कोल डस्ट पोल्यूशन और हिल इकोलॉजी का कोलैप्स भी होता है, जिससे बायोडाइवर्सिटी को नुकसान होता है। ह्यूमन राइट्स के एंगल से ये बेहद गंभीर है क्योंकि बार बार माइन कोलैप्स होते हैं, मजदूरों की मौत होती है और कई बार चाइल्ड लेबर की संभावना भी रहती है। सेफ्टी इक्विपमेंट, इंश्योरेंस और हेल्थ मॉनिटरिंग की कमी आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ का उल्लंघन है। अब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंगल। यहाँ कॉन्फ्लिक्ट होता है, एक तरफ 6th शेड्यूल और ट्राइबल ऑटोनॉमी और दूसरी तरफ सेंट्रल एनवायरमेंट लॉज और NGT डायरेक्शंस। वे फॉरवर्ड साइंटिफिक माइनिंग, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन, सेफ्टी ऑडिट, ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड और ट्रांसपेरेंट लाइसेंसिंग जरूरी है। Q9 सेक्रेड ग्रोव्स, इकोलॉजिकल और कल्चरल इंपॉर्टेंस तथा प्रोटेक्शन। सेक्रेड ग्रोव्स का मतलब है ऐसे कम्युनिटी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट पैच जो किसी धार्मिक या सांस्कृतिक विश्वास से जुड़े होते हैं। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की तरह काम करते हैं और जीन बैंक की भूमिका निभाते हैं। ये एंडेमिक और मेडिसिनल स्पीशीज को बचाते हैं, ग्राउंड वाटर रिचार्ज में मदद करते हैं, माइक्रोक्लाइमेट स्टेबल रखते हैं और सॉयल इरोजन को रोकते हैं। कई बार ये वाइल्ड लाइफ के लिए इकोलॉजिकल कॉरिडोर भी बन जाते हैं। कल्चरल इंपॉर्टेंस ये है कि ये इंडिजिनस कंजर्वेशन एथिक्स को दिखाते हैं, लोकल आइडेंटिटी मजबूत करते हैं और ट्रेडिशनल गवर्नेंस सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। लेकिन थ्रेट्स हैं अर्बनाइजेशन, एनक्रोचमेंट, टूरिज्म प्रेशर, बिलीफ सिस्टम का कमजोर होना, इलीगल लॉगिंग और इन्वेसिव स्पीशीज। प्रोटेक्शन, कम्युनिटी लेवल पर कस्टमरी लॉ और लोकल इंस्टीट्यूशंस मजबूत हों। गवर्नमेंट लेवल पर मैपिंग, लीगल रिकॉग्निशन, पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर से लिंकिंग और कैंपा या CSR फंडिंग से सपोर्ट जरूरी है। Q10 इंडिया के रामसर साइट्स 98 होने का सिग्निफिकेंस और चैलेंजेज। इंडिया ने अपना रामसर नेटवर्क बढ़ाकर 98 साइट्स कर दिया है, जो वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए बहुत बड़ा कदम है। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि वेटलैंड्स को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलता है और रामसर फ्रेमवर्क के तहत गवर्नेंस मजबूत होता है। वेटलैंड्स इकोसिस्टम सर्विसेज देते हैं, जैसे फ्लड कंट्रोल, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन और बायोडाइवर्सिटी हैबिटेट। ये माइग्रेटरी बर्ड्स कंजर्वेशन के लिए भी क्रूशियल है। साथ ही ये इको टूरिज्म और सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स को भी प्रमोट करता है। गवर्नेंस लेवल पर यह मॉनिटरिंग, मैनेजमेंट प्लान और स्टेट लोकल बॉडी को एक्शन लेने के लिए पुश देता है। लेकिन चैलेंजेज हैं एनक्रोचमेंट, लैंड यूज कन्वर्जन, सीवेज और एग्रीकल्चर रन ऑफ से पोल्यूशन, प्लास्टिक वेस्ट, इन्वेसिव स्पीशीज जैसे वाटर हाइसिंथ और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का दबाव। कंक्लूजन, रामसर टैग रिकॉग्निशन है, लेकिन रियल कंजर्वेशन इंप्लीमेंटेशन से होगा। Q11 ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, डेवलपमेंट बनाम इकोलॉजी बनाम ट्राइबल राइट्स। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट एक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जिसमें पोर्ट, एयरपोर्ट, टाउनशिप और पावर इंफ्रा शामिल है। इसका उद्देश्य स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक प्रेजेंस बढ़ाना है। लेकिन ग्रेट निकोबार एक बायोडाइवर्सिटी रिच और हाई एंडेमिज्म वाला फ्रेजाइल आइलैंड है। यहाँ डिफॉरेस्टेशन, हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन, मैंग्रोव और कोरल इकोसिस्टम लॉस और टर्टल नेस्टिंग साइट्स पर खतरा बढ़ सकता है। आइलैंड इकोसिस्टम की रेजिलियंस कम होती है, इसलिए रिकवरी स्लो होती है। ट्राइबल एंगल में ये शॉम्पेन और निकोबारीज ट्राइब्स का होम है। इनके डिस्प्लेसमेंट, लाइवलीहुड लॉस, कल्चरल डिसरप्शन और डिजीज एक्सपोजर का रिस्क है। ये FRA की स्पिरिट और ट्राइबल प्रोटेक्शन नॉर्म्स पर सवाल उठाता है। स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस ये है कि ये मलक्का स्ट्रेट के पास है, जो ग्लोबल शिपिंग का मेजर रूट है।
इससे इंडिया की मैरीटाइम सिक्योरिटी और इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी मजबूत हो सकती है। Balanced approach, carrying capacity study, phase development, strict EIA, no-go zones, tribal consent, green infra और independent monitoring जरूरी है। कंक्लूजन, स्ट्रैटेजिक गेन जरूरी है लेकिन इरिवर्सिबल इकोलॉजिकल डैमेज नहीं होना चाहिए। Q12 आर्कटिक वार्मिंग और इन्वेसिव स्पीशीज। इंडिया पर इम्पैक्ट आर्कटिक वार्मिंग से टेम्परेचर बढ़ता है जिससे नॉन नेटिव स्पीशीज सर्वाइव कर पाती हैं और इन्वेसिव स्पीशीज थ्रेट बढ़ता है। साथ ही मेल्टिंग आइस से शिपिंग रूट्स खुलते हैं और बैलास्ट वाटर के जरिए नई स्पीशीज इंट्रोड्यूस हो सकती हैं। इसके इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज में पोलर बायोडाइवर्सिटी लॉस, फूड चेन डिसरप्शन, डिजीज स्प्रेड और पर्माफ्रॉस्ट थॉइंग शामिल है जिससे मीथेन रिलीज होकर वार्मिंग को और तेज करता है। इंडिया के मॉनसून पर असर यह है कि आर्कटिक वार्मिंग टेम्परेचर ग्रेडियंट को कमजोर करती है जिससे जेट स्ट्रीम पैटर्न बदलते हैं। इसका रिजल्ट हो सकता है डिले मॉनसून, एक्सट्रीम रेनफॉल और लॉन्ग ड्राई स्पेल। ग्लोबल ट्रेड रूट्स में नॉर्दर्न सी रूट खुलने से यूरोप एशिया शिपिंग टाइम घट सकता है और इंडिया की ट्रेड स्ट्रैटेजी पर असर पड़ सकता है। जियोपॉलिटिक्स में रिसोर्स कंपटीशन, मिलिट्री प्रेजेंस और ग्रेट पावर राइवलरी बढ़ सकती है। इंडिया को आर्कटिक रिसर्च, डिप्लोमेसी और क्लाइमेट सिक्योरिटी पॉलिसी पर फोकस करना होगा। कंक्लूजन, आर्कटिक अब रिमोट नहीं बल्कि इंडिया की क्लाइमेट और सिक्योरिटी से डायरेक्टली जुड़ा है। Q13 रिवर डेल्टा सब्सिडेंस। कारण, इम्पैक्ट और मिटिगेशन। डेल्टा सब्सिडेंस का मतलब है डेल्टा रीजन की भूमि का धीरे धीरे समुद्र स्तर के मुकाबले नीचे बैठना। इसके कारण है एक्सेस ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन से लैंड कॉम्पैक्शन, अपस्ट्रीम डैम से सेडिमेंट सप्लाई कम होना, यंग एल्यूवियल सॉइल का नेचुरल कॉम्पैक्शन और सी लेवल राइज। साथ ही सैंड माइनिंग, अर्बन लोड और साइक्लोन भी इरोजन बढ़ाते हैं। सुंदरबन में ये सलाइन इंट्रूजन, मैंग्रोव लॉस और क्लाइमेट माइग्रेशन बढ़ाता है। महानदी डेल्टा में कोस्टल फ्लडिंग और धान की खेती पर असर होता है। गोदावरी कृष्णा डेल्टा में एक्वाकल्चर एक्सपेंशन और इंफ्रास्ट्रक्चर वल्नरेबिलिटी बढ़ती है। कॉमन इम्पैक्ट्स हैं फ्लडिंग, ड्रिंकिंग वाटर कंटेमिनेशन, फर्टाइल लैंड लॉस, लाइवलीहुड लॉस और माइग्रेशन। मिटिगेशन, ग्राउंड वाटर रेगुलेशन, रिचार्ज, एनवायरमेंटल फ्लो, सेडिमेंट मैनेजमेंट, मैंग्रोव रेस्टोरेशन, सेटबैक जोन और डेल्टा स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड अथॉरिटी जरूरी है। Q14 स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर 2026। फाइनेंस गैप और इंडिया की भूमिका। बायोडाइवर्सिटी फाइनेंस गैप इसलिए बना रहता है क्योंकि नेचर रेस्टोरेशन को अक्सर लो रिटर्न इन्वेस्टमेंट माना जाता है। पब्लिक फंड्स कम और फ्रैगमेंटेड होते हैं। इकोसिस्टम सर्विसेज का वैल्यूएशन जीडीपी में सही तरीके से नहीं होता। बैंकेबल प्रोजेक्ट्स और मेजरमेंट इंडिकेटर्स की कमी भी है। ग्लोबल लेवल पर क्लाइमेट फाइनेंस को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है और बायोडाइवर्सिटी फाइनेंस पीछे रह जाता है। नॉर्थ साउथ ट्रस्ट डेफिसिट और अकाउंटेबिलिटी की कमी भी समस्या है। इंडिया में ग्रीन फाइनेंस के तहत ग्रीन बॉन्ड्स और ब्लेंडेड फाइनेंस बढ़ रहा है लेकिन बायोडाइवर्सिटी लिंक्ड फाइनेंस अभी कमजोर है। ESG फ्रेमवर्क कंपनियों को रिपोर्टिंग के लिए पुश करता है लेकिन ग्रीन वॉशिंग, वीक डिस्क्लोजर और बायोडाइवर्सिटी इंडिकेटर्स की कमी बड़ी चुनौती है। कार्बन मार्केट्स फॉरेस्ट रेस्टोरेशन को फंड दे सकते हैं लेकिन इसमें एडिशनैलिटी, परमानेंस और कम्युनिटी बेनिफिट शेयरिंग सुनिश्चित करनी होगी। वे फॉरवर्ड, नेचर पॉजिटिव बजटिंग, कैंपा और CSR का बेहतर उपयोग और कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन फाइनेंस जरूरी है। कंक्लूजन, फाइनेंस गैप भरने के लिए मजबूत गवर्नेंस, क्रेडिबल मैट्रिक्स और प्राइवेट कैपिटल मोबिलाइजेशन जरूरी है। Q15 ग्रीन अमोनिया और सोडियम आयन बैटरी। इंडिया की एनर्जी ट्रांजिशन के स्ट्रैटेजिक पिलर्स। इंडिया के नेट जीरो लक्ष्य के लिए इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट और पावर सेक्टर को डिकार्बनाइज करना जरूरी है। इसी में दो टेक्नोलॉजी बहुत स्ट्रैटेजिक बन रही हैं, ग्रीन अमोनिया और सोडियम आयन बैटरी। सबसे पहले ग्रीन अमोनिया। इसके मेजर एप्लीकेशंस हैं फर्टिलाइजर सेक्टर जैसे यूरिया और DAP, जिससे एग्रीकल्चर इनपुट चेन डिकार्बनाइज होगी। ये हाइड्रोजन कैरियर के रूप में भी उपयोगी है क्योंकि हाइड्रोजन की तुलना में अमोनिया स्टोर और ट्रांसपोर्ट करना आसान है। भविष्य में ये शिपिंग फ्यूल और केमिकल इंडस्ट्री फीड स्टॉक के रूप में भी काम कर सकता है लेकिन इसकी लिमिटेशंस हैं। ग्रीन हाइड्रोजन की कॉस्ट अभी हाई है, अमोनिया टॉक्सिक और कॉरोसिव है, इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग स्केल कम है और रिन्यूएबल एनर्जी व वाटर की बड़ी जरूरत होती है। सप्लाई चेन में भी इंपोर्ट डिपेंडेंसी रहती है जैसे PEM टेक्नोलॉजी, कैटलिस्ट और रिन्यूएबल इक्विपमेंट। अब आते हैं सोडियम आयन बैटरी पर। इसके मेजर यूज हैं ग्रिड स्केल स्टोरेज, रिन्यूएबल इंटीग्रेशन, टेलीकॉम बैकअप, माइक्रोग्रिड्स और लो रेंज EV जैसे 2-व्हीलर, 3-व्हीलर। इसका बड़ा एडवांटेज है कि सोडियम अबंडेंट है, इसलिए लिथियम की तुलना में क्रिटिकल मिनरल रिस्क कम होता है और सेफ्टी भी बेहतर हो सकती है। लेकिन लिमिटेशन ये है कि इसकी एनर्जी डेंसिटी लिथियम से कम है, टेक्नोलॉजी अभी मैच्योर हो रही है और सप्लाई चेन अभी मजबूत नहीं। पॉलिसी रोड मैप। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत अमोनिया टारगेट्स, फर्टिलाइजर कंपनियों के लिए ब्लेंडिंग मैंडेट, पोर्ट आधारित अमोनिया हब्स, ACC-PLI में सोडियम आयन को शामिल करना, डोमेस्टिक इलेक्ट्रोलाइजर और बैटरी कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग और रिसाइकलिंग इकोसिस्टम डेवलप करना जरूरी है। कंक्लूजन, ग्रीन अमोनिया इंडस्ट्री डिकार्बनाइज करेगा और सोडियम आयन बैटरी स्टोरेज सिक्योरिटी बढ़ाएगी। Q16
एजुकेशन में एआई और न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, गवर्नेंस चैलेंजेज, अपॉर्चुनिटीज और रिस्क। आज एआई एजुकेशन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, लेकिन इसके लिए मजबूत गवर्नेंस जरूरी है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन का फोकस है रिस्पॉन्सिबल और इंक्लूसिव एआई। गवर्नेंस चैलेंजेज में सबसे बड़ा है कि इंडिया में अभी एक कॉम्प्रिहेंसिव एआई लॉ नहीं है। फास्ट चेंजिंग मॉडल्स को रेगुलेट करना कठिन है और एआई से होने वाले नुकसान की लायबिलिटी तय करना भी मुश्किल है। एथिकल चैलेंजेज में बायस और डिस्क्रिमिनेशन, ब्लैक बॉक्स डिसीजन मेकिंग और डीपफेक मिसइन्फॉर्मेशन का खतरा है। डेटा गवर्नेंस में स्टूडेंट डेटा प्राइवेसी, माइनर्स की कंसेंट समस्या और साइबर सिक्योरिटी रिस्क बहुत बड़ा मुद्दा है। साथ ही टीचर्स की ट्रेनिंग और रूरल अर्बन डिजिटल गैप भी एक इंस्टीट्यूशनल चैलेंज है। अब अपॉर्चुनिटीज। एआई पर्सनलाइज्ड लर्निंग, मल्टीलिंगुअल ट्यूटरिंग, ऑटोमेटेड असेसमेंट और डिसेबिलिटी सपोर्ट में बहुत हेल्प कर सकता है। रोजगार के लिए ये प्रोडक्टिविटी और इनोवेशन बढ़ा सकता है, लेकिन स्किल्ड वर्कफोर्स की डिमांड भी बढ़ेगी। रिस्क में ओवर डिपेंडेंसी, एआई हैलुसिनेशन से गलत कंटेंट, टीचर डिस्प्लेसमेंट फियर और जॉब डिस्प्लेसमेंट शामिल हैं। डेटा सर्विलांस और डिजिटल डिवाइड सबसे बड़ा खतरा है। वे फॉरवर्ड डीपीडीपी एक्ट से अलाइन फ्रेमवर्क, बायस और सेफ्टी ऑडिट, नेशनल एआई करिकुलम, टीचर ट्रेनिंग और ओपन सोर्स एजुकेशन एआई प्लेटफॉर्म जरूरी है। कंक्लूजन, एआई एजुकेशन को रिवोल्यूशनाइज कर सकता है, लेकिन बिना सेफगार्ड्स ये इनइक्वालिटी बढ़ा देगा। Q17 स्पेस में पेटेंट लॉ की चुनौतियां। स्पेस इकोनॉमी अब सैटेलाइट्स, स्पेस माइनिंग और ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी में तेजी से बढ़ रही है, लेकिन स्पेस में पेटेंट लागू करना बहुत कठिन है। सबसे बड़ा चैलेंज है जुरिस्डिक्शन। आउटर स्पेस किसी देश की सॉवरेन टेरिटरी नहीं है, इसलिए यह कंफ्यूजन रहता है कि किस देश का पेटेंट लॉ लागू होगा, लॉन्चिंग स्टेट का या ऑपरेटर का। आउटर स्पेस ट्रीटी स्पेस को प्रोविंस ऑफ ऑल मैनकाइंड मानती है, जिससे रिसोर्स ओनरशिप पर भी बहस रहती है। स्पेस माइनिंग में यूएस और लग्जमबर्ग जैसे देशों ने अपने नेशनल लॉ बनाए हैं, लेकिन इंटरनेशनल कंसेंसस नहीं है। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में मल्टी कंट्री सप्लाई चेन होती है और ऑर्बिट में इंफ्रिंजमेंट डिटेक्ट करना भी मुश्किल है। ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी में पेटेंट डिस्क्लोजर नेशनल सिक्योरिटी रिस्क बन सकता है और एक्सपोर्ट कंट्रोल लॉ टेक ट्रांसफर रोकते हैं। वे फॉरवर्ड, इंटरनेशनल हार्मोनाइज्ड स्पेस आईपी फ्रेमवर्क, स्पेस आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म और रिसोर्स एक्सट्रैक्शन के लिए क्लियर लाइसेंसिंग रूल जरूरी हैं। Q18 इंडिया में CAR-T सेल थेरेपी ब्रेक थ्रू क्यों है? CAR-T सेल थेरेपी एक एडवांस्ड कैंसर इम्यूनोथेरेपी है, जिसमें पेशेंट के T सेल्स को जेनेटिकली मॉडिफाई करके कैंसर सेल्स पर अटैक कराया जाता है। ये ब्रेक थ्रू इसलिए है क्योंकि ये कुछ ब्लड कैंसर जैसे ल्यूकेमिया और लिम्फोमा में हाईली इफेक्टिव है और कीमोथेरेपी से ज्यादा टारगेटेड रिजल्ट देती है। इंडिया के लिए इसका महत्व ये है कि ये मेक इन इंडिया बायोटेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है, इंपोर्ट डिपेंडेंसी घटाता है और हेल्थ सिक्योरिटी मजबूत करता है। चैलेंजेज हैं हाई कॉस्ट, स्पेशलाइज्ड इंफ्रा, ट्रेन मैन पावर और रेगुलेटरी ओवरसाइट। कंक्लूजन, CAR-T सेल थेरेपी इंडिया की हेल्थ इनोवेशन कैपेबिलिटी का बड़ा माइलस्टोन है। Q19 टीडी वैक्सीन की पब्लिक हेल्थ रिलेवेंस और वैक्सीन हेजिटेंसी। टीडी वैक्सीन टेटनस और डिप्थीरिया से प्रोटेक्शन देती है। टेटनस एक लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी है जो वूंड और चाइल्ड बर्थ से जुड़ी हो सकती है। डिप्थीरिया इम्यूनिटी गैप के कारण फिर से आउटब्रेक कर सकता है। बूस्टर जरूरी है क्योंकि समय के साथ इम्यूनिटी कम हो जाती है। ये एडल्ट्स और प्रेग्नेंट वुमेन को प्रोटेक्ट करके न्यूनेटल टेटनस रिस्क घटाती है। वैक्सीन हेजिटेंसी के कारण है एडल्ट बूस्टर की कम अवेयरनेस, मिस इन्फॉर्मेशन, साइड इफेक्ट का डर और एडल्ट इम्यूनाइजेशन ट्रैकिंग सिस्टम का कमजोर होना। वे फॉरवर्ड, अवेयरनेस कैंपेन, वर्कप्लेस वैक्सीनेशन और डिजिटल इम्यूनाइजेशन रजिस्ट्री जरूरी है। Q20 ACC PLI स्कीम कितनी इफेक्टिव और क्या रिफॉर्म्स चाहिए? ACC PLI स्कीम का उद्देश्य इंडिया में एडवांस्ड बैटरी सेल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाना है। ये ईवी, रिन्यूएबल स्टोरेज और इंपोर्ट रिडक्शन के लिए स्ट्रेटेजिक है। इसके स्ट्रेंथ्स हैं गिगा फैक्ट्री इन्वेस्टमेंट, जॉब क्रिएशन, टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन और क्लीन टेक में आत्मनिर्भरता। इससे चाइना डिपेंडेंसी भी कम हो सकती है, लेकिन लिमिटेशन है कि क्रिटिकल मिनरल्स जैसे लिथियम, कोबाल्ट, निकल अभी भी इंपोर्टेड हैं। कैथोड एनोड मैन्युफैक्चरिंग कमजोर है, रीसाइक्लिंग सिस्टम अंडर डेवलप्ड है और टेस्टिंग लैब्स व स्किल गैप भी मौजूद है। रिफॉर्म्स, अपस्ट्रीम कंपोनेंट्स को इंसेंटिव, क्रिटिकल मिनरल स्ट्रैटेजी, बैटरी रीसाइक्लिंग, सोडियम आयन को शामिल करना और IIT CSIR इंडस्ट्री R&D मजबूत करना जरूरी है। कंक्लूजन, ACC PLI एक स्ट्रॉन्ग स्टार्ट है, लेकिन सप्लाई चेन लोकलाइजेशन जरूरी है। Q21 RIN रिवोल्ट 1946 की भूमिका, क्या यह निर्णायक टर्निंग पॉइंट था? RIN रिवोल्ट फरवरी 1946 में इंडियन नेवी के सेलर्स द्वारा ब्रिटिश शासन के खिलाफ हुआ बड़ा विद्रोह था। ये बॉम्बे से शुरू होकर कराची, मद्रास, कलकत्ता तक फैल गया। इसकी सिग्निफिकेंस ये थी कि इसने दिखाया कि आर्म्ड फोर्सेज में भी नेशनलिज्म बढ़ रहा है और ब्रिटिश कंट्रोल कमजोर हो रहा है। इसने वर्कर्स और स्टूडेंट्स को भी प्रेरित किया और मास सपोर्ट मिला। इससे ब्रिटिश को यह संदेश गया कि उनका शासन अब सस्टेनेबल नहीं है। इसके कारण थे और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, खराब सर्विस कंडीशंस, पे और फूड इश्यू और INA ट्रायल्स का गुस्सा। क्या यह निर्णायक था? एक तरफ ये ब्रिटिश लॉयल्टी सिस्टम को हिला देने वाला इवेंट था और पावर ट्रांसफर को तेज कर गया,
लेकिन दूसरी तरफ ये शॉर्ट लिव्ड था, दबा दिया गया और कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने फुल सपोर्ट नहीं दिया। कंक्लूजन, ये अकेला टर्निंग पॉइंट नहीं था, लेकिन ब्रिटिश एग्जिट को तेज करने वाला बहुत बड़ा फैक्टर था। तो स्टूडेंट्स, ये थे मेंस मॉडल आंसर, बिल्कुल यूपीएससी स्टाइल में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद स्टूडेंट्स। जय हिंद।